देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट खत्म करने का ऐलान सही था या नहीं, देश भर में आज ये सबसे बड़ी बहस चल रही है। इस बहस में बैंकों के सामने लंबी कतारों में खड़ा हर आदमी लगा है, अपने ड्राइंग रूम में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला हर इंसान जुड़ा है और हां, हर पार्टी के नेता भी बहस में लग गए हैं। लेकिन इस सारे शोर शराबे में असली मुद्दे कहीं गुम हो रहे हैं। असली सवाल है कि नोटबंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इसका मकसद है एक ही झटके में काले धन को बेकार कर देना, लेकिन क्या इससे काला धन रुकेगा या कम से कम धीरे पैदा होगा? ग्रोथ, जीडीपी, कारोबार, डिमांड, कंजम्पशन पर क्या असर पड़ने जा रहा है? आज आवाज अड्डा में हम इन बड़े मुद्दों को उठाएंगे, आर्थिक मामलों के जानकारों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है नोटबंदी का असली असर और क्या जिस उद्देश्य से ये कवायद शुरू हुई वो पूरी होती नजर आ रही है या नहीं। इस पूरी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर केसी चक्रवर्ती, पूर्व वित्त सचिव पीएम वासुदेव, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन, मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ है युवा अर्थशास्त्री प्रसन्नजीत बोस और राजेश्वरी सेनगुप्ता। स्वागत है आप सबका। हम हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि हम आपके सवाल आज ले रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़िए फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारी जो एक्सपर्ट पैनल है उनके लिए आप सवाल सामने रखिए। आवाज अड्डा के दौरान हम ये सवाल जरूर उनसे पूछेंगे। आइए शुरू करते हैं सारी चर्चा। सीएम वासुदेव जी, मूल सवाल जो है, और अब हम देख रहे हैं 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, असर, इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीजें सामने आ रही है। क्या अभी भी लग रहा है कि जिस तरह से काले धन पर अटैक हुआ है नोटबंदी के जरिए, ये एक कारगर कदम है? नहीं, देखिए, ये तो मैं समझता हूँ बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं हमारे देश में और बाहर भी ये मानेंगे कि इस बहुत बड़े आर्थिक सुधार का उद्देश्य जो है वो तो बहुत ही अच्छा है। चाहे काले धन को कम करना हो, चाहे काउंटरफीट जो करेंसी है उसको कम करना हो, चाहे टेरर फाइनेंसिंग हो उसको कम करना हो, चाहे जो पैरेलल इकोनॉमी है हमारी उसको कम करना हो। मगर इस समय प्रश्न ये सामने आ रहा है कि क्या ये उद्देश्य, इनकी पूर्ति आम जनता को और जो इकोनॉमी है हमारी उसको शॉर्ट टर्म में इतना जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्या इन समस्याओं के बगैर या उनको कम किए हुए ये उद्देश्य पूरे हो सकते थे कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो समस्याएं आ रही हैं इसको एंटिसिपेट सही से नहीं किया गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब जैसे आप देखिए फूड सप्लाई चेन है और फार्मर से जाएगा माल, उससे होलसेलर, रिटेलर, उसका क्या से होगा, वो ब्रेक हो गई। स्मॉल बिजनेस की जो चेन है वो भी ब्रेक हो गई और इस प्रकार की जो समस्याएं देखी नहीं गई हैं और डिमांड कंप्रेशन एकदम से इतना ज्यादा हो गया जिससे ये बहुत अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 3rd क्वार्टर है दिसंबर में जो एंड होगा जिसका, उसमें जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कम होगी जरूर जो वर्तमान से। और ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये सारी समस्याएं जो सामने पैदा हो गई हैं इनका कोई हल निकल आएगा, मार्केट में इनफ लिक्विडिटी हो जाएगी, काफी पैसा आ जाएगा, तो उसके बाद 3rd क्वार्टर के बाद शायद इसके जो लाभ हैं वो सामने आने लगे। मगर लाभ तो आएंगे ही, मगर दिक्कत यह है कि जो लोगों को कठिनाई हुई है, जो पेन हुई है या पेन हो रही है, उसको कम करने में क्या सरकार की ओर से कोई चूक हुई है या नहीं। मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत चूक हुई है। बहुत सी चीजें, समस्याएं हैं जिनको एंटिसिपेट करके उनके बारे में कुछ सोचा जा सकता था। ओके, केसी चक्रवर्ती जी, अंत में अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो शायद जो परेशानी लोगों ने झेली है वो लगेगा इट वाज वर्थ इट, कि फिर भी कम से कम जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। आपको लगता है ऐसी स्थिति आएगी कि इस वक्त जो कंफ्यूजन दिख रहा है, केओस दिख रहा है, वो खत्म हो जाएगा और जो अच्छी चीजें इससे निकलने वाली थी वो निकल कर आएंगी? देखिए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि सब चीज अच्छा हो जाए। आवाज नहीं आ रहा है इनका? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज सर। देखिए, आपका
हाँ, मगर आपकी बात लास्ट में आप जो बताया मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि सब चीज अच्छा हो जाए, मगर जो चीज जो है, मैं ये नहीं समझता हूं कि ये जो है बड़े डिनोमिनेशन की नोट बदल के नया नोट ला जाने से काला धन कम हो जाता है या तो काउंटरफिट नोट कम हो जाता है। देखिए, जब हम काउंटरफिट नोट का बताते हैं, 10 लाख में जो है काउंटरफिट नोट करीब 6-7 होता है। तो आप तो ऐसा बताते हैं, एक थाली चावल लिए, उसमें कंकड़ कुछ पड़ा हुआ है, तो कंकड़ को आप धुड़ेंगे नहीं, उसको फेंकेंगे नहीं, आप पूरे चावल को फेंक देंगे ना। ये जो है एक इकोनॉमिक सेंस नहीं है। इसी तरीके से काला धन, अब नोट जो है वो कभी काला नहीं होता है, वो सब सफेद ही होता है। वो जिस प्रोसेस से गलत आदमी के पास जाते हैं, गलत आदमी टैक्स नहीं देते हैं और उससे जो है काला धन, सरकार को टैक्स का नुकसान होता है, ये प्रोसेस को रोकने का जरूरत होता है। उसके जगह पर आपने जो है पैसा को रोक दिया, धन को रोक दिया। और जो है हमारे कंट्री में, अगर हमें पता नहीं है, एटलीस्ट 80% लोग तो कम से कम ऑनेस्ट टैक्स पेयर होंगे, क्योंकि हमारा तो 55% लोग कृषि पर जीते हैं, एग्रीकल्चर में कोई इनकम टैक्स नहीं है। बाकी दूसरे भी जो लोग जो है बहुत कम आय के हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता है। तो अब सबका जो है रोजी रोटी बंद कर देने का बात कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो मेरा जो पहला बात है कि ये बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है डिमोनेटाइजेशन, और वो भी डिमोनेटाइजेशन जब किया जाता है, आप ऊंचे डिनोमिनेशन के आप नोट मार्केट में नहीं लाते हैं, आप तो वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये पूरा चीज में लोगों को तकलीफ ही होने वाला है। गवर्नमेंट को अगर फायदा मिलेगा, वो अगर दूसरे स्टेप वो लेते हैं उसमें से फायदा मिलेगा। अगर बताते इन्फ्लेशन कम होगा, तो ऐसे भी इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है अभी 4.5%, उससे फायदा मिलेगा, वो इंसिडेंटल है। इसके लिए जो है इमीडिएटली मुझे फायदा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अधिक नुकसान दिखाई दे रहा है। सुनील जैन जी, क्या आप भी इस व्यू से सहमत है? इस वक्त नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन फायदा क्या है? अगर जो लॉन्ग टर्म में फायदा है वो एक टेंजिबल फायदा है, सॉलिड कुछ नजर आए, तो फिर लोग सोचे ये नुकसान झेलना सही है। लेकिन वो फायदा कब तक दिख सकता है आपके मुताबिक? देखिए, जहां जो ऑपोजिशन को अगर हम छोड़ दें, जो आम आदमी है, आज की तारीख में जैसे हमारे रिपोर्टर्स गए आजादपुर मंडी में, तो हालांकि वहां पे जो फूड ग्रेन आ रहा है, जो सामान आ रहा है, वेजिटेबल आ रहे हैं, वो उसमें 20-25% की कटौती हो गई है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। बट उसके बावजूद भी जो वहां पे ट्रेडर्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को कहा, देखिए इसमें लॉन्ग टर्म फायदा है, क्योंकि इसमें काला धन बंद होएगा। मगर इसमें यही इशू जो बाकी जो चक्रवर्ती साहब ने कहा, जो सीएम वासुदेव साहब ने कहा कि हमें दिखना चाहिए कि वो काला धन कैसे रुकेगा। अब जो काला धन है वो सिर्फ आपको डिमोनेटाइजेशन करने से नहीं होएगा। फर्ज करिए ये डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल हो गया और फर्ज करिए 2 या 3 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी से बाहर निकल गया, तो ये काला धन है, ये बाहर निकल गया। ये 3-4% है जो टोटल काला धन इंडिया में है, तो इसमें कोई आपने कोई खास तीर मारी नहीं। जो काला धन कम होएगा, वो काला धन कम होएगा उससे कि भी आप जो है टैक्स, जो टैक्स ऑफिशियल है उसका जो डिस्क्रिशन है आप उसको कम करेंगे। जब मैं घर बनाने जाता हूं, जो मेरे को बिल्डिंग का परमिशन देते हैं, अगर वो जल्दी दे देंगे, वो उनका वो परमिशन रोक नहीं पाएंगे, तब मैं ब्राइब नहीं दूंगा। तो जो डिस्क्रिशन है, जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं जिससे वो लोगों को रोक सकते हैं या प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, जब तक वो पावर नहीं जाएगा तब तक ब्राइबरी चलती रहेगी। अगर टैक्स का आदमी मेरे को बोलेगा मैं आपको जेल में डालूंगा, नहीं तो आप मेरे को 4 लाख दे दीजिए, मैं 4 लाख दे दूंगा। तो चाहे 50 रुपए का नोट हो या 500 का या 2000 का, ब्राइब तो उससे चलेगी। तो अगर मोदी जी ने वो ब्लैक मनी को कम करना है तो उनको ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इन रिफॉर्म्स का ब्लैक मनी, ये डिमोनेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। तो जहां तक जो गेन्स हैं वो और रिफॉर्म्स करेंगे तब एक्चुअल गेन्स होंगे। जहां तक पेन का सवाल है, और जो डिमोनेटाइजेशन का फायदा क्या है? लोगों ने प्लान आउट नहीं किया। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं सुनील जी कि और चीजें करने होंगे, मैंने बोला मेरे को तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन? फिर फायदा क्या हुआ? मैं यही कह रहा हूं कि जब बट दैट इज व्हाट
बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मैं यही कह रहा हूं कि जब तक और चीजें नहीं करेंगे डीमोनेटाइजेशन का कोई खास फायदा नहीं होने वाला। और वो जो और चीजें आपको करनी है वो आप बिना डीमोनेटाइजेशन के भी कर सकते थे, मैं यही कह रहा हूं। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, जो वासुदेव साहब ने कहा था, आज भारत सरकार ने क्या किया, आज भारत सरकार ने कहा कि जो फार्मर है उसको 2 स्कीम के तहत हम उसको 50,000 रुपए हर हफ्ते निकालने देंगे। ये भारत सरकार ने आज क्यों कहा? क्योंकि आज उनको ख्याल आया किसी को कि जो खरीफ की जो फसल है जो अभी कटनी है और जो रबी की जो फसल है जो बोने वाली है, ये फसल में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो ये इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हर रोज पहले उनको दिखाई दिया कि कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो कंज्यूमर को पैसा दो। फिर उनको पता लगा कि ये रबी में प्रॉब्लम आ रही है तो रबी में ठीक करने के लिए चले गए। परसों उनको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रॉब्लम है वहां पे, क्योंकि ये इतने बड़े इकोनॉमी में आप 85% पैसा आप खींच लेते हैं तो प्रॉब्लम तो पता नहीं कहां से आएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम लिया है भारत सरकार में, मगर इस कदम के जो रैमिफिकेशन है, जो शॉर्ट टर्म पेन है, वो काफी है। और अगर इसको हैंडल नहीं किया आपने ठीक से, शॉर्ट टर्म पेन मीडियम टर्म भी पेन हो सकता है। तो इसमें काफी चिंतित होने की जरूरत है। ओके, तो फिर कुछ मूल सवाल जो निकल कर आ रहे हैं अभय आयमा, और जल्दी हम हमारे व्यूअर्स के सवाल भी हमारे एक्सपर्ट पैनल के सामने रखेंगे। इसका जीडीपी पर क्या असर होगा? डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी से क्या जो टैक्स का हिस्सा है हमारे रेवेन्यूज में वो क्या बढ़ जाएगा? क्या इस तरह की चीजें हम देखेंगे? क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो तो यही है। अभय आयमा जी, देखिए, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। ओनली 4% ऑफ पीपल इन दिस कंट्री टैक्स भरते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा दुनिया में सबसे अमंग द लोएस्ट कंट्रीज, वर्स देन अफ्रीकन नेशंस। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो अगर हम बोलते रहते थे कि ये करना चाहिए या हमें टैक्स भरना चाहिए, समटाइम्स यू हैव टू एनफोर्स एन एक्शन बोथ टू चेंज अ हैबिट और टू चेंज द माइंडसेट। और मेरे हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर ने वो स्टेटस को चलने देते थे, सब खुश रहते थे। आज आप देखिए मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, जो सरकार ने ये स्टेप लिया है, इट इज प्रॉब्ली हिट हिज कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वोट बैंक, जो ट्रेडर्स हैं स्मॉल, विच वॉज ट्रेडिशनली जो बीजेपी का सबसे अच्छा वोट बैंक रहा है, उसको हिट किया। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट ने आज तक पिछले हिस्ट्री में दे हैव डेयर्ड टू डिस्टर्ब देयर कोर वोट बैंक। सो आई वुड अप्रिशिएट कि एट द कॉस्ट ऑफ कि भाई वो नाउ वेदर इट इज अ सक्सेस और नॉट अ सक्सेस, दैट टाइम विल टेल, बट देर आर कुछ बेनिफिट्स क्लियर हैं, जैसा कि सब मानते हैं। हाँ, एज अ परसेंटेज 3 लाख करोड़ शायद ज्यादा नहीं लगता है, बट 3 लाख करोड़ होता है। द डिफरेंस इट विल मेक टू द फिजिकल डेफिसिट, द डिफरेंस वो जो इंटरेस्ट रेट्स पे आएगा। तो इसको अगर आप, इसके कई पहलू हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हमारा सबसे प्रोडक्टिव एसेट लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड। अब पिछले सालों में ऐसा हो रहा था, इट हैड बिकम होर्डिंग प्लेस फॉर ब्लैक मनी, उससे उसके कॉस्ट बढ़ गए थे। व्हाट इज वर्स इज कि प्रॉडक्टिव एसेट लेके लोग उसको अनप्रोडक्टिव एसेट बना देते थे। माई गेस इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर लैंड प्राइसेस विल कम डाउन शार्पली, बट अब जो खरीदेगा फॉर सम टाइम it is going to be, he is going to buy it as a productive asset, and farmer will not just sell कि उसको पैसा मिल रहा है और unproductive asset हो रहा है, which again is a huge. My guess is that from a 4% in 2 years time, इसके बाद आपको 10 से 12% लगेगा जो taxable, अगर which is about 100% increase in the tax base. Even though it's a small, आप बोलोगे कि 10% क्या होता है, but it's a 100% increase in the tax base. Okay, तो ये again it is open to debate की, और नहीं तो ये एक बड़ा जंप होगा। अगर 4% लोग टैक्स आज देते हैं, वो 10% तक टैक्स देंगे, तो ये एक बड़ा जंप होगा। लेकिन उसके पहले क्या क्या हो रहा है इकोनॉमी में इस वक्त, उसकी थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं। और राजेश्वरी सेनगुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं इस पर। अब इस वक्त राजेश्वरी जी, लोगों के पास पैसा कम आ रहा है, और जितना पैसा आ रहा है उस रफ्तार से लोग खर्च भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि और पैसा कब आएगा। तो एक तरह से पैसे की भी होर्डिंग हो रही है, उसका क्या असर आप देख रही हैं? तो
एक तो ये चीज है कि अभी बहुत एक अनसर्टेनिटी का माहौल हो चुका है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट इतना सडन था, इतना बड़ा शॉक है सिस्टम के लिए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में इसका इफेक्ट, इसका नतीजा क्या होने वाला है। अब देखोगे तो हर एक दिन कोई ना कोई नया रूल रिलैक्स हो रहा है, कोई ना कोई नया रूल निकल रहा है। तो अगर आपको नया नोट मिला भी हो, द फर्स्ट टेंडेंसी ऐसा होगा कि मैं अभी नोट खर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं कल जाके क्या होगा। दूसरा बात यह है कि जो 2000 का नोट मिल रहा है वो खर्चा करने में प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट चेंज देने का कोई राजी नहीं है। तो वो 2000 नोट सर्कुलेशन में देने के बावजूद वो प्रैक्टिकली यूजलेस हो रहा है क्योंकि वो ज्यादातर लोग यूज नहीं कर रहे। 500 का नोट जो नया है अभी तक वो निकला नहीं है। स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट्स बहुत ही कम निकल रहे हैं। तो जनरल टेंडेंसी है कि जो भी नोट आ रहे हैं हम होल्ड करें, और हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि हम कैश से बिना खर्चा करके हम कार्ड और डिजिटल में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जो अपना जो इनफॉर्मल कैश इकोनॉमी है उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि हम अपने खुद को वो कैश इकोनॉमी से विथड्रॉ कर रहे हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म, एक हफ्ते का इफेक्ट है। आगे जाके जब ऐसा होगा कि उनका जो रेट है, हर दिन अबाउट 100 बिलियन कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, 14 लाख करोड़ जो आना है सिस्टम में, वो अगर पूरा आना, ये होने में फ्रॉम 20 to 21 वीक्स लगेगा, विच इज वेरी डिफरेंट जो प्रॉमिस किया गया था कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में चेंज होगा। इतना दिन अगर लगता है तो, और हम अगर खर्चा करना बंद कर देंगे, कैश यूज करना कम कर देंगे, तो वो एक बहुत ही बड़ा शॉक होगा। असम्पशन ये है कि 14 लाख करोड़ में से 14 लाख करोड़ वापस नहीं आने वाले हैं। उसमें से एक हिस्सा जो वापस नहीं आएगा वो था काला धन। अब वो फिगर प्रसन्नजीत बोस जी, वो काफी बदल रहा है पिछले एक हफ्ते में। पहले 5 लाख करोड़ बताया जा रहा था, अब 3 लाख करोड़ बताया जा रहा है। आपका क्या अंदाजा है कि इस 14 लाख करोड़ में से कितना पैसा ऐसा होगा जो कभी वापस आएगा ही नहीं, जिसका फायदा आरबीआई उठा सकती है? देखिए, पहला चीज तो ये है कि बहुत बड़े लेवल पे जो अभी हमारे देश में हो रहा है, जिसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, कि हमारा देश का बहुत सारा काला धन जो कैश में था तो वो जो है सफेद किया जा रहा है। आपको रिपोर्ट्स मिलते होंगे, जो कारखाने के मालिक है वो अपने मजदूरों से उनके एडवांस वेज के नाम पे जो है 50,000 रुपए करके बोल रहे हैं, 6 महीने का वेज दे दिया, तुम अपने बैंक में डाल दो और तुम्हें अगले 6 महीने का सैलरी से जो है हम काट लेंगे। तो ये एक तरीका मैं बताया, ऐसे 85 तरीके हैं। इस तरीके से ही जो है वो तमाम पैसे जो है सिस्टम में वापस जा रहे हैं। तो पहला चीज तो ये है कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो अंतर होगा जितना आरबीआई के पास हिसाब है और जितना पैसा वापस आएगा। लेकिन क्योंकि चक्रवर्ती साहब आपके पैनल में हैं, तो उनका मैं चाहूंगा कि आप इस बात का खुलासा कीजिए, क्योंकि इसको लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन पूरा देश में बना हुआ है। मुझे जितना समझ में आता है कि मान लीजिए अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ रुपया नहीं भी आया तो भी आरबीआई जो है उस पैसे का कोई चेक लिख के सरकार को दे सकती है क्या? क्या आरबीआई का जो कानून है या आरबीआई का जो नोट का लीगल टेंडर है वो लीगली क्या इस तरीके का है कि अगर मान लीजिए वो नोट कोई काला धन वाला जला दिया या नदी में बहा दिया तो आरबीआई का वो लायबिलिटी जो है उसका अकाउंट से जो है खत्म हो जाएगा और वो चेक बना के प्रॉफिट दिखा के क्या आरबीआई उसको सरकार को दे सकती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वो नहीं, क्योंकि मैं जितना देखा हूँ मैं जितना देखा हूँ या समझ पाया हूँ कि ये आरबीआई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आरबीआई का दिया हुआ एक ऐसा आईओयू है जिसमें आरबीआई का गवर्नर जो है साइन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इस तरीके से लायबिलिटी को वो वैनिश नहीं कर सकता है। तो ये अगर वो नहीं कर सकते हैं, ये सवाल पहले रखते हैं केसी चक्रवर्ती के सामने। सरकार का ये पूरा पॉलिसी एक जो है ढकोसला और घोटाला निकलेगा। तो इस बात को ही पहले मेरे ख्याल से खुलासा होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ। ओके प्रसन्नजीत, इस पर केसी चक्रवर्ती जी आपकी बात सुन सकते हैं। मुझे लगता है सीएम वासुदेव भी इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे, लेकिन केसी चक्रवर्ती जी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक जो मूल ऑब्जेक्टिव है या जो लॉजिक दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे, यही दिया जा रहा है कि जो पैसा वापस नहीं आएगा वो काला धन था और उसका किसी न किसी तरह का फायदा मिलेगा। अभी तक क्लियर नहीं कि क्या फायदा मिलेगा। आप इसको कैसे रीड करते हैं? देखिए, पहला चीज मैं बताता हूं कि
जो पैसा वापस नहीं आया वो काला धन ही है, ये बताना गलत है। क्योंकि ये जो नोट इन सर्कुलेशन रिजर्व बैंक ऐसे बताता है कि पिछले 10 साल में उन्होंने कितने नोट बाजार में छोड़ा और कितना नोट रिजर्व बैंक में वापस आया। उसमें कुछ नेचुरल डिके भी होता है नोट्स का, किसी का नोट पानी में गिर जाता है, किसी का नोट आग में जल जाता है, ये सब नेचुरल डिके। किसी का नोट कोई मर गया पता नहीं है, ये एक नेचुरल डिके है। तो इसीलिए ये बताना कि ये कैश जो है पूरा काला धन है जो नहीं आया, ये सही नहीं है। अब ये पैसा जब आ जाएगा तो भी इसको देखिए, ये बैलेंस शीट हम जब बताते हैं, एसेट लायबिलिटी एक चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा चीज है। अब कहीं पर अगर आपकी लायबिलिटी घटा, आपको एसेट घटाना है, ये आप एसेट जो है रिजर्व बैंक जो है जो नोट छापा है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी दिया होगा या तो गोल्ड दिया होगा, ये जो है थोड़ा छूट जाएगा। मगर यह नोट जब बाजार से निकल जाएगा 3 लाख करोड़, कंट्री में जो है पेमेंट सिस्टम चालू रखने के लिए लोग जो है लेन देन कर पाए, उसके लिए रिजर्व बैंक नए नोट उतना छापेगा कि नहीं छापेगा हमें पता नहीं है। अगर उतना ही नोट छापेगा तो आपको फिर जो एसेट साइड में उतना आपको सिक्योरिटी रखना है। तो ये जो है हमारे जो है पूर्व जो है गवर्नर थे रंगराजन साहब ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया इस पर। बताइए एसेट लायबिलिटी का डिफरेंस है, बैंक का डिपॉजिट बढ़ जाता है तो उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, बैंक का डिपॉजिट बढ़ेगा तो उनका एडवांसेस बढ़ेगा। और अभी बहुत लोग बता रहे हैं कि बैंक को बहुत डिपॉजिट मिल रहा है। बैंक को जो डिपॉजिट मिल रहा है वो अगर कैश में मिलेगा तो लॉस है। वो सेविंग बैंक डिपॉजिट पर 5% इंटरेस्ट देगा, कैश उसके ब्रांच में पड़ा रहेगा, वो कोई काम का नहीं है क्योंकि नोट बेकार है, वो वापस जाने का है। बाई द टाइम नया नोट आ जाएगा फिर बैंक से बाहर निकल जाएगा, बैंक को खाली डिपॉजिटर को 5% इंटरेस्ट देना है। तो ये सब समझना जरूरी है। मेरे हिसाब से इसमें कोई गवर्नमेंट को प्रॉफिट तो मिलने वाला नहीं है, बैंकों को भी कोई खास प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। हाँ, आगे में अर्थव्यवस्था में अगर सुधार आए, अगर इकोनॉमी इंप्रूव करे और उसमें हमारा पूरा इकोनॉमिक और पारदर्शी बने, अधिक पैसा बैंकों के पास आए, तब जो है उसमें बैंकों को लॉन्ग टर्म फायदा मिल सकता है। मगर डिमोनेटाइजेशन के कारण नहीं, इसके कारण बैंकों को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नहीं तो तमन्ना जी, मेरा सिर्फ सवाल ये है जी, हेलो जी बोलिए। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये रिजर्व बैंक का एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर चक्रवर्ती साहब जो बोल रहे हैं कि अगर ये पैसा वापस नहीं आने से अगर सरकार का खजाना में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है तो ये डिमोनेटाइजेशन करके काला धन जो निकाल बाहर करने का बात हुई है, ये तो सीधे के सीधे फ्रॉड दिख रहा है मुझे। नहीं, लेकिन फ्रॉड क्यों है? आप क्यों कह रहे हैं फ्रॉड? पीएम वासुदेव नहीं, क्योंकि अगर ये हमको पहले से क्या बताया गया है कि ये पैसा जो वापस नहीं आएगा ये सरकार के तिजोरी में जाएगा। आपके यहाँ तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनको भी बोलना चाहिए कि सरकारी तिजोरी में 1 लाख 2 लाख 3 लाख बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उनकी भी बात सुनते हैं, क्योंकि यही है क्रक्स पूरे मैटर का। जी सीएम वासुदेव जी। नहीं, देखिए जरा इसका पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ये जब हम काला धन निकालने की बात करते हैं, बहुत सारा काला धन ऑफ कोर्स कैश में है, मगर उससे भी कहीं ज्यादा काला धन हमारा रियल एस्टेट वगैरह में लगा हुआ है। तो रियल एस्टेट में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें से 40% अगर उसने अपना कैश लगाया था अनअकाउंटेड, जिसको काला धन कहते हैं, तो वो जो असली वैल्यू उसकी 60 थी, मगर उसने 40 काला धन लगा के 1 करोड़ किया। अब क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन से रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश होंगी और जो उसमें ब्लैक मनी का कंपोनेंट था वो घट जाएगा। तो अगर 1 करोड़ की चीज की वैल्यू 60 लाख हो गई प्रॉपर्टी की, तो 40 लाख का जो ब्लैक मनी है वो तो डिसगॉर्ज हो गया, वो रियल एस्टेट से डिसगॉर्ज हो गया, वो इकोनॉमी में बहुत फायदा हो गया। जो फ्यूचर बायर्स हैं, जो रियल यूजर्स हैं, वही खरीदेंगे। जो इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे ब्लैक मनी से और एक विशेष सर्कल चलता था, यहां से लिया और दूसरी जगह खरीदा, दूसरी से तीसरी जगह खरीदा, वो एक स्ट्रोक में सारा डिसगॉर्ज हो जाएगा। तो ये तो एक बात समझने की है। दूसरी बात ये समझने की है, जो कैश पोर्शन है ब्लैक मनी का, उसमें से कुछ हद तक तो आएगा बैंकों में, उसमें सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा,
उसका भी अनुमान लगाना कठिन है, मगर 31 दिसंबर के बाद उसका अनुमान लग जाएगा कि सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू कहाँ मिला। तीसरा कंप्लेंट अभी मैं जरा खत्म कर लूं, आप कहिए, मैं रुक जाता हूँ। नहीं, बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं उनको ज्यादा जल्दी है तो कह लें। नहीं सब देखिए, हम सब एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करें। कंटिन्यू सर, वो रुके हुए हैं। मेरे में पेशेंस है, मैं सुन सकता हूँ। हाँ, तो आप सुनिए, आप तो बहुत देर बोले, मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ आपके प्रोग्राम में एक रिजर्व बैंक के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं जो बोल रहे हैं कि पहला चीज तो ये कैश अगर वापस नहीं आएगा तो वो कालाधन नहीं कहा जा सकता है। तो मैं वो तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ ना जनाब, तीसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप पेशेंस रखिए। आप टैक्सेशन लेके जो बोले हैं, आप सरासर गलत बात बोल रहे हैं। इसके साथ टैक्सेशन का कोई संबंध नहीं है। आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? प्रसन्नजीत बोस जी, एक कारण है कि आज इस पैनल पर आपको कोई नेता नहीं दिखेगा। एक मिनट, मैं बस ग्राउंड रूल्स थोड़े बता दूं वासुदेव जी, फिर आप कंटिन्यू करें। देयर इज अ रीजन, एक कारण है कि आपको इस पैनल पे आज कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई नेता नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम वाकई चाह रहे हैं कि हम तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करें कि इसका इम्पैक्ट क्या है। और सारे जो बुद्धिजीवी हैं हमारे पैनल पर, वो अपने अपनी समझ से ये बता रहे हैं, तो हम एक दूसरे की बात सुन लें, बस उतनी ही बात है। जी वासुदेव जी, आप पूरा कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आपके बोलने के बाद मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। ओके जी, सीएम वासुदेव जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं जरा कंप्लीट कर लूं, फिर आप कह लीजिए। मैं कंप्लीट कर लूं। मेरे कोई प्री कंसीव व्यूज नहीं है, मैं अपनी जो मेरी समझ है वो सिर्फ सामने रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ब्लैक मनी का एक बड़ा कंपोनेंट जो रियल एस्टेट में लगा है, वो ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से वो ब्लैक मनी आप समझ लिए डिस्गॉर्ज हो गई, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की प्राइस 40% कम हो जाएगी। दूसरा, जिसके पास अनअकाउंटेड मनी थी, उसने अपनी समझ रख के बैंक में जमा कर दिया और कहा कि मैं इसके ऊपर टैक्स दे दूंगा, और उस टैक्स के बेसिस पे वो पोर्शन ऑफ ब्लैक मनी सरकार को टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से कुछ बेनिफिट मिलेगा। तीसरा ये है कि जिसने ना जमा किया ना कुछ किया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए रख लिया कि मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा, चाहे एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे या किसी और इनकम के नाम पे। मगर अगर वो नोट्स वापस नहीं आए और जो 14 लाख करोड़ के बजाय अगर 12 लाख करोड़ ही आए, तो ये आप भी जानते हैं, मैं समझता हूँ चक्रवर्ती साहब भी इसके मानते हैं कि वो 2 लाख करोड़ जो आरबीआई की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश तो होगी, मगर ये कहना कि वो सारा पैसा सरकार के पास आ जाएगा या आरबीआई, वो तो नहीं होगा। मगर आरबीआई हर साल गवर्नमेंट को अपनी प्रॉफिट से डिविडेंड देता है, तो जो डिविडेंड आरबीआई के देने की कैपेसिटी है, इतनी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश होने के बाद वो ज्यादा डिविडेंड दे पाएंगे। उसकी बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, मगर कुछ तो उसका भी लाभ सरकार को मिलेगा। तो 3 तरीके से। और चौथी बात यह है कि ये सिर्फ कहना कि केवल डिमोनेटाइजेशन ही ब्लैक मनी एरेडिकेट करने का बी ऑल एंड एंड ऑल सोल्यूशन है, वो भी गलत है। ये सुनील जैन ने पहले भी सही बात कही है कि इसके साथ साथ सरकार को और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे, मगर ये कहना कि ये इसके ऊपर बिल्कुल ही कारगर साबित नहीं होगा, सही नहीं है। आपको और मेजर्स लेने पड़ेंगे। नहीं, एक मिनट रुकिए प्रसन्न जी, जीएसटी का है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पार्टिसिपेंट्स को भी जोड़ते हैं। और नहीं, आप मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिए आप। ओके, आप भाई साहब इतना कुछ बोल के गए, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। देखिए एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राजेश पालविया का सवाल है, हमारे एक दर्शक है जिन्होंने इस एक्सपर्ट पैनल को देखकर एक सवाल पूछा है। उनका सवाल है कि क्या नोटबंदी से इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच है। उनका सवाल है कि क्या मंदी आ सकती है कुल मिलाकर। करेक्ट। इस पर अभय आयमा, क्या व्यू है आपका? नहीं, स्वाभाविक है। अगर एक बार आप 14 लाख करोड़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले तो 2-3 मिसकंसेप्शंस है
जो आपने कहा कि वीकली ने कमेंट किया कि 14 लाख करोड़ जो था वो पूरा का पूरा सर्कुलेशन में नहीं रहता है। अगर आपके घर में 5 लाख रुपया पड़ा है, आप उसको रोज 5 लाख रुपया खर्चा नहीं करते हैं। वॉट एवर इज लाइंग इन योर कैश इन हैंड, उसका आप 10%। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आज के आज वो पूरा 14 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में आना चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट मिसकंसेप्शन। सेकेंडली, यस, अगर 1.5 लाख करोड़ एक्सटिंग्विश होता है, 2 लाख करोड़ एक्सटिंग्विश होता है, वहां भी मैं चक्रवर्ती विद ड्यू रिस्पेक्ट में मैं सहमत नहीं हूं। इट इज अ बैलेंस शीट एंट्री, वेदर आप रिजर्व में डालो, डिविडेंड में डालो, कैसे भी करो, दैट विल रिफ्लेक्ट समवेयर इन द इकोनॉमी। तो हैविंग सेड दैट, अगर वो समझ लिए 2 लाख करोड़ रुपया ही एक्सटिंग्विश होता है, उतना तो बाइंग पावर खत्म हो जाता है उतने टाइम के लिए। तो इनका सवाल बिल्कुल सही है। एक क्वार्टर के लिए या उससे कम भी या उससे ज्यादा भी, दैट इज डिबेटेबल, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट स्लो डाउन होगा। एक मेंटल ब्लॉक भी आ गया है। तो आई एम विलिंग टू लिव विद द फैक्ट कि ये आपको एक क्वार्टर में डेफिनेटली स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, परचेजिंग पावर में दिखेगा। ओके जी, तो मेरा 2 पॉइंट है। एक है कि जो पहले जो डिबेट हो रहा था कि आरबीआई में कितना विंडफॉल प्रॉफिट आएगा, सरकार को कितना दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये मेन ऑब्जेक्टिव है ये मूव का कि गवर्नमेंट के पास सरप्लस आए, प्रॉफिट आए, और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है काउंटरफिटिंग करेंसी को बंद करना कैसे है, और काला धन जो है उसको कम कैसे करना है। और ये बात पे डिबेट होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो 2 ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल होगा कि नहीं ये मूव से। आई थिंक दैट शुड बी द मेन पॉइंट। सेकेंड ये है ऑन द जो सवाल पूछा गया कि मुझे लगता है कि ये जो 86% करेंसी सर्कुलेशन से सडनली हट गया है, वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा शॉक है। तो वो इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रियल एस्टेट, सर्विसेज, इनमें बहुत ज्यादा जो हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कंजम्पशन शॉक, वो बिल्कुल एक बहुत ही नेगेटिव शॉक होगा। और इसके वजह से 1-2 क्वार्टर का जीडीपी डेफिनेटली अफेक्ट होने वाला है। बट प्रॉब्लम यह है कि जितना टाइम लगेगा पैसा को फिर से सर्कुलेशन में लाने में, उतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है आगे जाके। जो इनफॉर्मल सेक्टर इतना कैश बेस्ड है, उनको अगर इतना ज्यादा शॉक मिल रहा है, उनके लिए रिकवर करना, जस्ट बिकॉज आप कैश वापस डाल रहे हो वो रिकवर कर जाएंगे, ये इतना मैजिकली नहीं होगा, और उनके लिए रिकवर करना बहुत ही मुश्किल बात होगा। तो इसका इफेक्ट आगे जाके जीडीपी पर कितना सीरियस होगा, रियल एस्टेट का अगर क्राइसिस हो सकता है कि एग्रीकल्चर में कितना रिकवर कर पाएगा, ये बहुत ही सीरियस सवाल है। ऐसा नहीं है कि 2 क्वार्टर के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि कैश वापस आ जाएगा। ओके, तो 1 क्वार्टर कह रहे हैं अभय आयमा, आप कह रहे हैं 2 क्वार्टर लग सकते हैं, तभी भी चीजें नॉर्मल नहीं होंगी। कैश फ्लो पर जो आंकड़े अभी आ रहे हैं सामने कि पिछले कुछ दिनों में कितना पैसा अंदर आया और कितना बाहर गया है, अनुमान है कि 4 लाख करोड़ रुपए वापस आए हैं बैंकिंग सिस्टम में, और 50,000 करोड़ रुपए के आसपास डिसबर्स हुए हैं, लोगों को मिले हैं। अब यह है कि उसमें से कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनील जैन जी, जो इस वक्त देखा जा रहा है, और आपने खुद कहा कि आपके रिपोर्टर्स ने देखा कि कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है, जो अवॉइड कर सकते हैं, जो चीज का खर्चा थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, वो लोग कर रहे हैं। हर जगह, हर दुकानदार से आप पूछो, हर इंडस्ट्री में डिमांड गिरी है। इसका क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, मोटा मोटा जो सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकों के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि 1 से 1.5% फर्क पड़ेगा ग्रोथ में। तो अगर आप जीडीपी का आंकड़ा देखेंगे तो उसके हिसाब से आप ये लगा लीजिए कि 2 लाख करोड़ के करीब इस साल की FY 16-17 की जो जीडीपी है वो 2 लाख करोड़ के करीब कम होगी। और जो इंडिया का जो टैक्स जीडीपी रेशो है उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलता है 20-25 हजार करोड़, उसमें कम होएगा टैक्स में इसकी वजह से। मगर जो वासुदेव साहब ने कहा था कि जब बैंकों में पैसा आएगा तो उससे गवर्नमेंट को और टैक्स मिलेगा, तो हो सकता है टैक्स में कोई खास फर्क ना पड़े, ओवरऑल नेट हो सकता है फायदा भी हो। बट ओवरऑल ये मानना मिनिमम आप लेके चलिए कि 1 से 1.5% ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का अंदाजा था कि 11% के करीब की ग्रोथ होगी 16-17 में, वो आप 9.5-10% के करीब में लेके चलिए, अगर 3 महीने के अंदर सारा पैसा लोगों के पास वापस आ गया। अगर ये पैसा वापस नहीं आया, अगर डिसरप्शन हो गया, जैसे अगर राबी के क्रॉप में प्रॉब्लम हो गई, अगर जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में जो गांव में जो लोग बोरो करते हैं वो NBFC से MFI से बोरो करते हैं, अगर उन लोगों के पास पैसा नहीं रहा और इनके पास क्रेडिट नहीं मिला, तब और भी दिक्कत हो सकती है। मगर मैं
मोटा मोटा जो फर्स्ट एस्टिमेट है इकोनॉमिस्टों का वो है कि 1 और 1.5% के करीब कम होगी ग्रोथ। प्रोग्राम कैसे हो सकता है बोलिए तो इतना बताइए जी प्रसन्नजीत जी, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप सर? नहीं, यहाँ कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नहीं हमें आपकी आवाज आपका सवाल हमें आपकी आवाज साफ आ रही है। एक दो जो सवाल आए हमारे सामने, क्योंकि दर्शक हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं इस डिबेट के दौरान। जयेश पूछते हैं, जयेश अकोला का सवाल है कि सरकार ने 500 के नोट से पहले 2000 के नोट क्यों जारी कर दिए? ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि इसकी वजह से कैश की किल्लत हो रही है, चेंज की किल्लत हो रही है। जी प्रसन्नजीत। या इससे तो बहुत ही बड़ा समस्या हो रहा है, 2000 रुपए का नोट कोई ले नहीं रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना मामला सिर्फ इतना छोटा नहीं है, मामला काफी बड़ा है। पहला चीज तो ये है कि इतना बड़ा एक आप 85-86% कैश इकोनॉमी का बाहर ले लेंगे, इससे क्या असर पड़ने वाला है। दुखद बात यह है कि सरकार का इसके बारे में कोई असेसमेंट जो है इस फैसला लेने से पहले प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के पास नहीं था। ये बहुत शर्म की बात है, उनको कोई आइडिया नहीं था कि कितना बड़ा झटका पूरा अर्थव्यवस्था को जो है लगने जा रहा है इस फैसले के चलते। इसी के लिए बैंकिंग सिस्टम बोलिए, आरबीआई बोलिए, नोट छापने का काम बोलिए, बैंकों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें किसी का हार्ट अटैक हो गया आज सुनने को आया है, जो है कोई बैंक मैनेजर का जो है। तो कोई प्रिपरेशन के तहत नहीं लेके आप इतने बड़ा एक एक्सरसाइज करने जाएंगे तो जो हो रहा है वो एक नेशनल क्राइसिस हो रहा है। लेकिन मैं उसी सवाल में वापस जा रहा हूं कि इतना कष्ट जो हम लोग सब नागरिक झेल रहे हैं, क्या ये सही में कोई फायदे के लिए झेल रहे हैं या एक बेवकूफी के चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है? ये सवाल तो हमको पूछना पड़ेगा। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा टैक्स आएगा, कैश बैंक में वापस जा रहा है, इसलिए इससे टैक्स कहां से आएगा? जो लोग ये सब बातें बोल रहे हैं उनको अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। और जाली नोट का जहां तक बात है, चक्रवर्ती साहब सही बात बोले हैं। पिछले साल के आंकड़े हैं 10 लाख नोटों में सिर्फ 7 नोट जो है वो जाली निकलता है हमारे देश में। नहीं तो फिर प्रसन्नजीत आपका क्या कहना है कि जैसे चीजें चल रही थी वैसे ही रहने देते? मेरा ये कहना है हम जीतते रहे, ब्लंडर है। सरकार एक ब्लंडर किया है, ब्लंडर। एक कुछ ये बेवकूफी है, एक ब्लंडर है जिसका खामियाजा तमाम नागरिकों को आप झेलना पड़ रहे हैं। और जो इसको पहले समर्थन करके बैठे हुए हैं वो लोग पहले बोल चुके हैं कि हम सब मीडिया हाइप में आ गए कि हम समर्थन कर दिए, अब वो वापस नहीं जा सकते। तो आप कोई रियल एस्टेट का कहानी सुना रहा है, कोई और किसी का कहानी सुना रहा है। अरे रियल एस्टेट में पैसा दाम कम करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था, प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। नहीं डिमांड था, जैसे राजेश्वरी कह रही है, तो काला धन कहाँ से उद्धार हो रहा है? काले धन पर प्रहार की बात थी। साथ ही जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, ज्यादा लोग टैक्स दे, वो सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि इस वक्त बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। हमारी जो रेवेन्यू है टैक्स वो बहुत कम है, तो इसमें डिमोनेटाइजेशन करके आप टैक्स बेस कैसे बढ़ाएंगे? अगर मैं एक बात बेस कैसे बढ़ाएंगे? मैं अग्री करूँ वो जो एक बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये शॉक, ये झटका देने के बाद सब लोग टैक्स पे करने लगेंगे। टैक्स पे करना बहुत ही एक फंडामेंटल रीजन है जो टैक्स सिस्टम के लिए रिफॉर्म चाहिए, जो बाकी पैनलिस्ट बोल चुके हैं कि अगर आप टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई नहीं करते हो, अब टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हो, स्टैंप ड्यूटी है, कैपिटल गेन्स, इतने सारे टैक्सेस है, अब जीएसटी भी हो रहा है, उस पर भी मल्टीपल रेट आ रहा है। तो टैक्स सिस्टम को जब तक आप रिफॉर्म नहीं करोगे, एक टाइम में ऐसा झटका देके लोग टैक्स पे करना शुरू कर देंगे, ये सोचना ही बहुत ही बेवकूफी बात है। ब्लैक मनी क्रिएशन इससे बंद नहीं होगा। अगर मैं ब्लैक मनी में होट कर रही हूँ, अगर जब डस्ट सेटल कर जाएगा मैं फिर से होट करना लेकिन क्या ब्लैक मनी पैदा करना ज्यादा महंगा हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? इसमें ये भी एक तर्क है, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और तब ये भी पूछेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे होंगे अगर चुनावी फंडिंग फॉर एग्जाम्पल का तरीका नहीं बदला, तो क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा और क्या क्या करने की जरूरत है, उस पर भी हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आज आप देख रहे हैं असली डिबेट नोटबंदी पर। हम हमारे आर्थिक एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि इसका क्या असर, क्या फायदा, और साथ में आपके भी सवाल हम लगातार ले रहे हैं। एक जो सवाल आया है नरेश नागरची का,
जो पूछ रहे हैं कि ये नोट बंद करने के बाद करने से क्या मुनाफाखोर मुनाफा चोरी नहीं करेंगे, जो चोरी पहले होती थी वो क्या बंद होगी। और अभय अहमद जी, ये सवाल एक इमोशनल सवाल भी है। इसके साथ एक और जोड़ दूं जो मेरे पास सवाल आया है कि इस नोटबंदी का जो स्विस बैंक में पैसा पड़ा है उस पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग इस उम्मीद में हैं कि कुछ ना कुछ बदलेगा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि कल से इंडिया विल बी 100% वाइट इकोनॉमी, कोई भी अपने सेंसेस में नहीं कहेगा, लेकिन ऐसा भी मानना कि इस स्टेप का बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, आई थिंक इज फुलिशनेस। तो ब्लैक मनी बंद होने वाला है। अब मैं कई तर्क सुन रहा हूं कि 2000 का नोट आ गया, बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक टाइम पे 13,80,000 करोड़ या 14 लाख करोड़, 2 लाख फायदा हो नहीं हो वो डिबेट करते रहे, दैट विल हैव टू ईदर कम बैक टू द बैंकिंग सिस्टम, सो देयर विल बी अ ट्रैकिंग, और इट विल हैव टू बी एक्सटिंग्विश्ड। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आफ्टर 31 मार्च। सो दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ गिवन। अब उसके वो अगर हम मान के चलें, अगर हम बोलेंगे कि हाँ भाई काला धन फिर से जनरेट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप 1000 का 2000 के 1000 के नोट लेके जा रहे हैं और सरकार आपको सामने से 2000 का एक नोट दे रही है। टू जनरेट जो ये ब्लैक मनी जो पोजीशन पहुंचा है, मान ले एक टाइम के लिए कि कल से कुछ नहीं बदलने वाला है, बट इस लेवल पे पहुंचने के लिए भी 30-40 साल लगेंगे टू जनरेट दिस काइंड ऑफ, बिकॉज पहले पैसा कमाना है, प्रॉफिट करना है, फिर उसको ब्लैक में कन्वर्ट करना है, विच इज एक्सट्रीम सिचुएशन। मेरा मानना ऐसा है कि सेंसिबली माइंडसेट काफी लोगों का चेंज होगा। ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी फॉलोड अप बाय अ लॉट ऑफ अदर स्टेप्स। और ये जो एक बार जो मॉनेटरी चोकिंग, जिसको आप शॉक कहें या मॉनेटरी चोकिंग कहें, हाँ उसके हैं प्रॉब्लम्स हैं, स्लो ग्रोथ होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा, बट टू टेक स्टेप्स आफ्टर दैट इज मच इजियर। वो एक आपने एक सिस्टम चोक कर दिया, एक बिसाइड्स अटैकिंग द माइंड आपने, तो अगर इसके बाद अब बाकी स्टेप्स लेते हैं, गोल्ड पे लेते हैं, रियल एस्टेट पे लेते हैं, इट विल बी मच इजियर टू मोनेटाइज दोज एसेट्स इफ यू आर। और मैं नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे और इतनी बड़ी नेगेटिव अपने वोट बैंक को कर रहे थे अगर उनको आगे जाके कुछ नहीं करना हो। तो अगर कुछ लोग मानते हैं कि ये एक फुलिश स्टेप था, द इलेक्टोरेट विल से सो। इसके लक्षण भी दिए हैं सरकार ने कि और कुछ बहुत आने वाला है, तो अगर हम उसको फेस वैल्यू पर लेके चले कि बहुत कुछ आने वाला है, फिर सवाल है केसी चक्रवर्ती जी कि क्या लोगों की आदतें फिर बदलेंगी। इसमें पॉइंट यह है कि आगे से जो काला धन रखने की कोशिश कर रहा है या टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा है वो 10 बार सोचेगा। क्या उस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, अगर आप दुनिया भर में देख ले, जो भी इकोनॉमी चलता है, कोई भी आदमी टैक्स नहीं देना चाहता है। ये जो है मनोवृत्ति है लोगों की। ये जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि लोग टैक्स देने के लिए मजबूर हो। उसके लिए कई तरीका है, जैसे टैक्स को सोर्स पर डिडक्ट किया जाए। सोर्स पर अगर टैक्स डिडक्ट होगा तो लोगों को टैक्स भरना ही होगा। वहां पर कैश ट्रांजैक्शन को आप क्यों, काला धन में नोट क्यों बंद करते हैं? आप कैश ट्रांजैक्शन को बंद कर दीजिए। आप बताइए, कहीं पर भी 20,000 से ऊपर जो है कैश में आप ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हैं। गरीब के लिए 20,000 बहुत है। बाकी सब ट्रांजैक्शन के लिए या तो बैंक अकाउंट से कीजिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कीजिए, या ड्राफ्ट कीजिए, चेक से कीजिए। तो सिस्टम को जितना पारदर्शी बनाएंगे, सोर्स से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो करेंगे, तो जो है टैक्स देने में कमी होगा। अगर इकोनॉमी को डिजिटाइज कीजिए आप, अगर आप और जो है टैक्स बेस को बढ़ाने का जरूरत है, टैक्स रेट को कम करने का जरूरत है, सिस्टम को जो है ट्रांसपेरेंसी लाने का है, और जहां पर कोई पकड़ा जाएगा उसको तुरंत जो है सजा दिया जाए, और जिससे कि दूसरे लोग जो है उसमें नहीं जाए। यहां पर हमको जो है टैक्स सिस्टम में किसी को सजा मिलने में भी 10 साल लग जाता है। तो पूरे सिस्टम को हमको इम्प्रूव करने का है। तो सिस्टम में की 3 चीज है कि टैक्स सोर्स में जाना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन कम करने का होगा, और तीसरा जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आपको एफिशिएंट बनाना होगा, तभी काला धन कम होगा। ये जो है बाकी ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट से कभी काला धन या करप्शन कम होने वाला नहीं है। और डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो खत्म किया जाए।
पॉलिसी जो है अधिकतर जो है रूल बेस्ड हो जाए या तो प्रिंसिपल बेस्ड हो जाए। हमारे कंट्री में टू मच डिस्क्रिप्शन है किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके लिए भी जो है ब्राइबरी करप्शन आगे बढ़ता है। ओके, तो फिर सवाल है कि क्या डिस्क्रेशनरी पावर्स कम करके और कैशलेस इकोनॉमी में जाकर ये बात होगी, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी हम कब तक कैसे बनेंगे? अब तक एक जो अंदाजा है कि 90% हमारे ट्रांजैक्शन इस इकोनॉमी में कैश में होते हैं। कैशलेस बनने में कितना समय लगेगा? और इस वक्त राजेश्वरी, जिसका सबसे बड़ा असर बिजनेस वाइज पड़ रहा है छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस पर, और हरीश सांगवान का ये सवाल भी आया हमारे पास कि जो नए निवेश हो रहे हैं छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसेस में, उसका क्या असर होगा, उस पर क्या असर होगा? तो आपने जो पहला सवाल पूछा कैशलेस होने में कितना टाइम और क्या है, तो हमारा इकोनॉमी में कैशलेस होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम बिल्कुल उसके लिए अभी रेडी नहीं है। जो रिफॉर्म चाहिए, जो सिस्टम चेंज चाहिए, 57% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट है, उसमें ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्टिव भी नहीं है। तो कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन ये सब करने के लिए जितना टाइम चाहिए, जितना रिफॉर्म्स चाहिए, हम उससे काफी दूर है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी रेडी नहीं है। उसके बारे में भी इस कॉन्टेक्स्ट में बात करना मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज लोग आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सेकेंड बात यह कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो ऑलमोस्ट 100% कैश ड्रिवन, कैश डिपेंडेंट है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। और उनके लिए आप उनका जैसे कस्टमर्स बेस कम हो रहा है क्योंकि लोग उनसे खरीद नहीं रहे, एज ए रिजल्ट उनका जो रेंट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, उनका जो सैलरी एम्प्लॉयज को देंगे वो इफेक्ट हो रहा है। डाउन स्ट्रीम में वो जो सप्लायर्स से खरीद रहे हैं वो इफेक्ट हो रहा है। तो एक रिपल इफेक्ट होने वाला है थ्रू द एंटायर इकोनॉमी। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत ही बड़ा चंक है, इनफॉर्मल सेक्टर इज अराउंड 45% जीडीपी का, तो उनका जो रिपल इफेक्ट होगा ये कैश घटने से, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा बिजनेस फेल हो सकता है। उन लोगों ने जो भी लोन लिया है वो रिपे शायद ना कर पाए। तो ऑलरेडी हमारे बैंकिंग सिस्टम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। तो वो बिजनेसेस अगर फेल करने लगे, उनको फिर से रिकवर करना, बिजनेस फेलियर बहुत ही सीरियस बात होता है। तो वो फेल करने के बाद फिर से कैसे रिकवर करेगा, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो बहुत ही अनसर्टेनिटी है। अभी अनसर्टेनिटी अब है आयमा जी, इस बात से भी बढ़ रही है कि रोज नियम बदल रहे हैं। एक दिन कहते हैं कि आप 4000 तक एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर कहते हैं 4500 तक एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर कहते हैं आप सिहाई लगा लीजिए उंगली में, फिर कहते हैं नहीं आज से 2000 रुपए है। इसकी वजह से लोग ज्यादा जो कैश है वो होल्ड करेंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कि कल क्या नियम आने वाला है। देखिए, आप इसको ना मेहमतनेस को आप प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा नहीं, इसका सबसे बड़ा सक्सेस, अगर ये सक्सेस होने वाला है, इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक 100 लोगों का थिंक टैंक बिछा के सबसे विचार विमर्श करके फिर आप एक दिन बोलोगे कि भाई दिस इज डिमोनेटाइजेशन इज हैपनिंग। दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो सरकार के पास अभी जो एटीएम फॉर एग्जांपल रिकैलिब्रेट नहीं हुए हैं, या कोई बोल रहा है 100 रुपए के नोट ज्यादा क्यों नहीं छाप दिए, या कोई बोलता है 500 के नोट क्यों नहीं ज्यादा, अगर इसका भनक किसी को लगती कि आप एटीएम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, आप 100 रुपीज ज्यादा छोप रहे हैं या नए 1000 रुपीज, सो द बेस्ट थिंग वाज डू कि एक नया करेंसी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो 2000 का करेंसी प्रिंट हुआ, तो इट डिडंट गिव अ, इट वुड हैव बीन अ टोटल फेलियर। सो इफ अगर लोगों को पता चल जाता कि ऐसा कुछ होने वाला है, सो गिवन दैट, यस आई अंडरस्टैंड, तो यू हैव टू बी एक्टिव। अब आप प्रेडिक्ट पहले से, अगर आपने इसको, आपके पास थिंक टैंक आप इसमें नहीं बिठा सकते, प्रेडिक्ट करना कि एटीएम में क्या प्रॉब्लम होगा, या लोग म्यूल्स डाल के 2500 रुपया एक्सचेंज करना शुरू करेंगे, ये एक्चुअल वॉर सिचुएशन है, वहां पे प्रेडिक्ट करना कि कैसे बिहेवियरल पैटर्न चेंज होना है इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तमन्ना जी, तो उसके साथ दे विल हैव टू बी, मैं एक रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं और उसके ऊपर आप कोई थिंक टैंक की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, इट्स वेरी क्लियर कि उनका पास कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं था। जो हमको आज दिख रहा है कि आप अगर ऐसा शॉक दोगे, ऐसा डिसीजन लोगे, क्या इफेक्ट होने वाला है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है गेस करना कि 2000 नोट दोगे
100 और 500 का नहीं दोगे तो उसमें ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होगा। एटीएम को फिर से रिस्टॉक करने में कितना टाइम लगता है, सारे बैंक का जो नॉर्मल बिजनेस डिसरप्ट करके ओनली एक्सचेंज और डिपॉजिट हो रहा है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आप 5 महीना से ये सोच रहे हैं और एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं है तो देन द क्वेश्चन इज, इसका जो कॉस्ट आम आदमी के ऊपर आ रहा है, इज इट वर्थ द बेनिफिट जो एक टाइम ब्लैक मनी रिकवर होगा। मुझे और भी कुछ बोलना है। हाँ जी, ये मेरा तो, मैं एक तो वो राजेश्वरी जो बात बोला मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। उसके साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश का 125-30 करोड़ की आबादी जो है वो क्या गिनी पिग है? ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, थिंक टैंक बैठा के नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपका फैसला अगर सही है तो हम मान लेंगे। आपके फैसले से पूरा देश भर में जो है लोग परेशान हैं, लोगों का हर रोजमर्रे का जिंदगी, किसान से लेके मजदूर से लेके छोटे जो कारोबारी है उनसे लेके दुकानदार से लेके करोड़ों आबादी में जो है अफरा तफरी मची हुई है। और आप बोल रहे हैं कि ये सरप्राइज है, सर्जिकल स्ट्राइक है, ये अभी वॉर लाइक सिचुएशन है। अरे ये पाकिस्तान के साथ युद्ध तो नहीं हो रहा है, तो आपके अपने देश के अपने जनता है। लेकिन पिच तो वही है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। पिच तो वही है केसी चक्रवर्ती जी, उसमें कहा तो यही गया है कि जो पाकिस्तान काउंटरफीट नोट छाप रहे हैं जिसका इस्तेमाल आतंकवाद में हो रहा है, उस सबको आपने एक झटके में खत्म कर दिया। क्या इसका असर उस पर पड़ा है या नहीं? केसी चक्रवर्ती जी का रिस्पॉन्स। जी केसी चक्रवर्ती जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? किसे पूछ रहे? आपसे सवाल है सर कि क्या आ गई। देखिए, काउंटरफीट नोट एक टाइम के लिए। जी बोलिए। जी बोलिए। देखिए, काउंटरफीट नोट जो है एक टाइम के लिए खत्म हो गया, मगर ये आप समझ लीजिए फिर दोबारा ये नया नोट का काउंटरफीट करेंगे। हम ये नहीं समझते हैं काउंटरफीट नोट के लिए डीमोनेटाइजेशन कोई कंट्री नहीं करता है। इनफैक्ट डॉलर का काउंटरफीट नोट बहुत अधिक है रुपए से। काउंटरफीट नोट तो हमारी जो है इंटेलिजेंस मशीनरी जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मशीनरी, पुलिस मशीनरी, उनको रोकने का। वो जो है आप कभी भी जो है नोट बदल करके नया नोट को फिर वो काउंटरफीट कर लेंगे, तो एक टाइम के लिए कुछ देर तक पैसा नहीं मिलेगा, मगर वो दोबारा फिर शुरू करेंगे। तो यह जो है इफेक्टिव स्टेप नहीं हो सकता है। माने गवर्नमेंट भी ये नहीं बता रहा है कि कल से जो है नया काउंटरफीट नोट नहीं आएगा। और ये काउंटरफीट नोट जब बनाने का बात होता है, इसमें सिक्योरिटी फीचर कोई काम में नहीं आता है, क्योंकि काउंटरफीट नोट बैंक के काउंटर में, रिजर्व बैंक के काउंटर में नहीं चलाया जाता है। ये दूर दराज के गांव में चलाया जाता है, जहां की लोग फोटोकॉपी को भी सही नोट मान के ले लेते हैं। तो इसके लिए जो है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कम ही समय बचा है, हम फिर ये व्यू ले लें कि अगर नोटबंदी नहीं था सही तरीका, तो फिर क्या है सही तरीका? क्या जो चल रहा है उसको चलने देते हमेशा के लिए जैसे हो रहा है? इनकम टैक्स का रेट कुछ नहीं करते। वो रेट कब से चल रहे हैं प्रसन्नजीत जी? क्या हुआ उसका? ना तो रेट होता कहाँ है? सुनिए, नहीं तमन्ना जी, अभी आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। ये चक्रवर्ती जी है, वो आपको और बेहतर बता पाएंगे। हमारे देश में करीब 11 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है, जो बड़े बड़े कंपनियां, उसका नाम सबको पता है, वो लोग लेके वापस नहीं दे रहे हैं। विजय माल्या जो है कौन सी सरकार के नाक के सामने से विदेश में चला गया, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो है विजय माल्या को पब्लिक सेक्टर बैंक से जो है वो तो रेड है जवाब राजेश्वरी जी। नहीं तो ये भी तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से बैन क्या है। ओके, तमन्ना जी, काला धन क्या है? समय की कमी है, तो राजेश्वरी का एक लास्ट व्यू ले लेते हैं। क्या और कोई तरीका है तो वो क्या है? मेरा 2 पॉइंट है। एक है कि 2 ऑब्जेक्टिव है, काउंटरफिट करेंसी और ब्लैक मनी। किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में काउंटरफिट करेंसी बंद करने के लिए करेंसी बैन अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है। और करेंसी बैन तब होता है जब प्राइस, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया हो। ऐसे काउंटरफिट बंद करने करेंसी बैन, ये एकदम नया चीज है और इसे काउंटरफिट बंद नहीं होगा। जो पैनलिस्ट ने भी बोला है, जो नया नोट आ रहा है वो फिर से काउंटरफिट होने वाला है। तो आप अगर ये कह रहे हो कि 2 साल बाद गवर्नमेंट फिर से ये मूव करेगा,
तो इससे क्या होगा, लोगों का पैसा के ऊपर जो ट्रस्ट है वो ही चला जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि ब्लैक मनी बंद करने के लिए टैक्स रेड और ये बैन कोई काम का नहीं है। जो हम सबको समझ में आ रहा है कि टैक्स सिस्टम का रिफॉर्म चाहिए, और टैक्स सिस्टम का रिफॉर्म जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, वो सरकार को डिबेट करना है। इसमें एक जो सुझाव आया है कि सब टैक्स हटाकर एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लाया जाए, ये और भी खतरनाक या टैक्स रेट कम किए जाए। ऐसे कई सारे प्रपोजल हैं, एकदम उस पर शायद सरकार इस वक्त विचार कर रही है एक थिंक टैंक के साथ। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं, सब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नए नोट बाजार में आए, जो कैश क्रंच है वो खत्म हो और जो उद्देश्य है नोटबंदी का वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।